Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So, in this video, we are going to discuss how to crack English section basically for the CUET PG and including COQP 11 and 12. So, जो भी स्टूडेंट इस बार टेस्ट के लिए टारगेट कर रहे हैं, टारगेटिंग फॉर द कैंपस ऑफ मुंबई, गुवाहाटी, तुलजापुर एंड हैदराबाद, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज वी आर गोना टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली इंग्लिश सेक्शन जो COQP 11 एंड 12 में आता है तो उसके रिगार्डिंग आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, हाउ वुड यू सॉल्व देम एंड किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे आपको प्रोबेबली मिल सकते हैं, क्या रेंज ऑफ क्वेश्चंस हो सकती है, वो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट ऑफ वीडियो सो वी कैन डिस्कस ऑफ कि हमें क्या करना है, कैसे हमें अप्रोच करना है एंड व्हाट शुड बी योर प्लान फॉर द प्रिपरेशन basically for the English section. Then moving ahead, here are the social media handles, guys. You can follow us on the Instagram and Facebook, and you can also join on the Telegram and the WhatsApp. And don't forget to subscribe to the channel because you will get important videos and their upcoming notifications for the video. Now moving ahead, guys, यहाँ पे आपको इंग्लिश सेक्शन में क्या क्या आता है. देखो, जनरली अभी तक CUET PG में जो एग्जाम हुए हैं तो वहां पर जनरली दिखा गया है कि आपको वोकैब सेक्शन, ग्रामर सेक्शन और कंप्रीहेंशन सेक्शन इसका अच्छा खासा बैलेंस है, लेकिन वहां पर भी ज्यादा करके उनका फोकस जो है वो ग्रामर पे और वोकैब पे ज्यादा हो रहा है. तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चंस में जो वैरायटी है वो बहुत ही अच्छी है, मॉडरेट लेवल से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक है. सो बी अवेयर ऑफ दिस कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपको मॉडरेट से डिफिकल्ट मिलेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन लेवल भी उस तरीके से होनी चाहिए, रीडिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपका वोकैब पे फोकस अच्छा होना चाहिए, ग्रामर रूल्स की एप्लीकेशंस, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है ज्यादा करके. देखो यहाँ पे फेवरेट टॉपिक्स की अगर बात करूं तो गाइस सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन, इवन सेंटेंस करेक्शन, वैसे तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो काइंड ऑफ जो टॉपिक्स है ना, लाइक यू कैन से कि प्रोबेबली एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच मे बी यू विल सी इन द फ्यूचर, आपके एग्जाम में आपको मिल सकते हैं. देन यू कैन से पैराजंबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैराजंबल यहाँ पे रीडिंग कंप्रीहेंशन. देन हियर यू कैन से कि यहाँ पर वोकैब का जो पार्ट है, लाइक वोकैब एंड इडियम फ्रेजेस का जो पार्ट है ना, वो ज्यादा करके मैच दी फॉलोइंग के फॉर्मेट में उन्होंने यूज किया हुआ है. देन स्पेल चेक गाइस, अनदर लाइक ये एकदम ही बोनस है, स्पेल चेक के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, तो मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल पे, लेकिन यहाँ पे इनके भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो आपको इनके लिए प्रिपेयर रहना है और अच्छी खासी कंसिस्टेंसी आपकी रीडिंग में होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए, वोकैब पे आपका फोकस अच्छा होना चाहिए एंड ग्रामर की प्रैक्टिस तो आपको डेली बेसिस पे करनी ही होगी. देन मूविंग अहेड, नाउ वेटेज गाइस, यहाँ पे वेटेज कुछ ऐसा फिक्स नहीं है बिकॉज 75 क्वेश्चंस आते हैं, और अगर 75 क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे सेक्शनल कुछ नहीं होता, 75 क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो वेटेज के हिसाब से आप एवरेज बोल सकते हो कि वैरी हो सकता है नंबर. यहाँ पर देखो अप्रोक्सीमेटली अगर COQP 11 की बात की जाए तो 18 to 20 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के मिलते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे वैरायटी इंक्लूडेड है गाइस, यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि 18 में से 5 यही आएगा, 2 यही आएगा, ऐसा नहीं बोला जा सकता, लेकिन यस 18 to 20 क्वेश्चंस आपको COQP 11 में मिलेंगे. अब यहाँ पर भी गाइस ऐसा हो सकता है समटाइम्स कि 18 से कम आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 15 मिल जाए आपको एंड आपको 20 से ज्यादा भी मिल जाए, तो शायद यहाँ पे 23, 24 भी हो सकता है. तो डोंट टेक इट लाइक दिस कि 18 to 20 ये रेंज ही फिक्स है, ऐसा नहीं है, वैरायटी आ सकती है यहाँ पे. देन इफ यू टॉक अबाउट COQP 12 एंड COQP 12 में अगर बात करूं तो 24 से लेके 25 क्वेश्चंस की रेंज है यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये नंबर वैरी कर सकता है. गाइज यहाँ पे ध्यान देना, वेटेज के साथ में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इनकी डिफिकल्टी लेवल, ये लोग डिफिकल्टी लेवल में मॉडरेट से लेके डिफिकल्ट लेवल तक है, तो मतलब आपका पेपर जो है या फिर जो आपकी एग्जाम जो है वो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करनी है, आपको यहाँ पर प्रिपेयर रहना होगा डिफिकल्ट के लिए, क्योंकि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आप ऐसे ही सॉल्व कर जाओगे अगर आपने डिफिकल्ट के लिए प्रिपेयर कर लिया, तो डिफिकल्टी लेवल आपकी टारगेट होनी चाहिए और तभी आप जाके अच्छे खासे यहाँ पे मार्क्स ला सकते हो. यहाँ पर भी अगर मैं टारगेट की बात करूं, मार्किंग टारगेट की बात करूं तो 90% आपको यहाँ पे इन मार्क्स में 90% आपको लाना होगा. लाइक समझो 20 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस के जितने भी मार्क्स होंगे इंटू 4, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होता है, तो यू कैन से कि वहां से 90% ऑफ दी आपको टारगेट आपका होना चाहिए. इफ यू आर जॉइनिंग मैनुअल एजुकेशन देन आल्सो आपका जो टारगेट है वो 90 के अबव होना चाहिए फॉर दी मार्क. देन नेक्स्ट, अगर आप यहां पे बात करो इंग्लिश सेक्शन में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए. देखो गाइज, अप्रोच यहाँ पे सिंपल रखो, ज्यादा डिफिकल्टी लाने की कोशिश मत करना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिनारियोज या ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम मत बनाओ स्टडी के लिए. ज्यादा डिफिकल्टी होगी तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिनारियो बना दोगे तो प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट हो जाएगा. सो
सिंपल रहो, सिंपल प्रैक्टिस करो। देखो क्या करना है, पहली बात, अगर एग्जाम देनी है तो यू शुड नो दैट कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, एग्जाम है क्या, राइट, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो एग्जाम है क्या उसको पहले समझ लो, लाइक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या है, पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन हो क्या सकता है, लाइक कौन से क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं। जैसे कि मैंने अब भी बोला, यहां पे अगर वोकैब की बात की जाए गाइस, वोकैब आपको मैच द फॉलोइंग की पैटर्न में आपको मिल रहा है, तो मैच द फॉलोइंग की पैटर्न में मिल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इस सिनेरियो में मुझे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, मुझे एलिमिनेशन टेक्निक यूज कैसे करनी है, ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। मूविंग अहेड गाइस, यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लो, लाइक मैंने अब भी बोला कि यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का ज्यादा है, पैराजंबल किस तरीके से आ रहा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में वो लोग कितना ज्यादा पार्ट जो है वो अंडरलाइन या बोल्ड करके दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ, या देखो जैसे ही पार्ट जो है ज्यादा अंडरलाइन या बोल्ड हो जाता है ना, इट बिकम्स इजी टू आइडेंटिफाई कि मिस्टेक कहां है, इंप्रूवमेंट करनी है, करेक्शन करना भी है कि नहीं करना है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन गाइज एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी यहां पर, बिकॉज गाइज सोचो 4 मार्क्स तो आपको मिलते हैं, लेकिन अगर आप रॉन्ग करते हो गाइज और वो -1 आता है तो दोनों प्लस होके आपके 5 मार्क्स लॉस है, एक गलती और 5 मार्क्स जाएंगे, मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है, उस क्वेश्चन का 4 मार्क और ऊपर से एक माइनस होगा, मतलब 5 मार्क्स आप लॉस कर चुके हो। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी। दूसरा टाइम मैनेजमेंट रखना होगा, सेक्शनल नहीं है तो आपको ईच क्वेश्चन वाइज टाइम मैनेजमेंट रखनी होगी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन। अब यहां पे सेक्शन नहीं है, बट आपके सिलेबस वाइज आपको स्टडी तो सेक्शनली करनी है, तो यहां पर आपको हर एक क्वेश्चन में, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन में, या स्पेसिफिकली इंग्लिश की बात करो तो वहां पर भी आपको एक एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है, कितने टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसका एक जनरल मेजरमेंट रखना होगा, अकॉर्डिंगली आपको टाइम टेबल भी सेट करना होगा फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। देन मूविंग अहेड, अगर मैं यहां पर, ये तो हो गया आपका पैटर्न वाइज, लाइक इंग्लिश सेक्शन के लिए आप बात कर रहे हो तो इंग्लिश सेक्शन में आपको एग्जाम को समझना कैसे, ये यहां पे समझ में आता है। देन आपका जनरल अप्रोच क्या होना चाहिए टुवर्ड्स दी प्रिपरेशन, तो टुवर्ड्स दी प्रिपरेशन सबसे पहली बात, अगर किसी भी लैंग्वेज पेपर की या किसी भी लैंग्वेज सेक्शन की बात करो तो रीडिंग होता है, वहां पे रीडिंग करना ये कंपल्शन है। रीडिंग करोगे क्या, तो रीडिंग करने के लिए आपको द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस कंपल्सरी है गाइस, यहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, आपको द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना ही होगा। मैं क्या पढ़ूं, तो सबसे पहले आपको पेज 1 पे जो हेडलाइंस होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं, उनको रीड करना होगा। दूसरा आपको एडिटोरियल्स रीड करना होगा, ये कंपल्शन है गाइस, ये कंपल्शन है, यहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप, इसको स्किप मत करो, ठीक है। अदरवाइज आर्टिकल अगर इंपॉर्टेंट है, नेशनल इश्यूज है, इंटरनेशनल इश्यूज है, तो उनके ऊपर भी फोकस करना जरूरी है। ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ इतना ही करना है, उस न्यूज़पेपर में जो भी करंट अफेयर्स वगैरह होंगे उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा, बिकॉज ये सिर्फ यहां पे प्रिपरेशन के लिए काम नहीं आएगा, इसी के साथ आप अपनी असेसमेंट स्टेज के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहां पर एट ए टाइम्स आप 2 स्टेज के लिए प्रिपरेशन कर जाओगे अगर आप ये फॉलो करते हो। तो इंपॉर्टेंट है कि रीडिंग के ऊपर आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, स्पेसिफिकली द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। मूविंग अहेड, ग्रामेटिकल की बात करूं, सिंपल है, रूल्स को पढ़ना होगा, रूल्स को समझना होगा एंड प्रैक्टिस करनी होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है, सिंपली ज्वाइन मैन्युअल एजुकेशन, लेक्चर्स अटेंड करो, लेक्चर्स में सारी टेक्निक समझाई जाती है, हाउ टू अप्लाई दी रूल्स एंड हाउ टू अंडरस्टैंड दी रूल्स। नेवर गोना, लाइक वो ट्राई मत करो कि रूल्स को मैं बाहर करूंगा एंड जाके एग्जाम क्रैक करूंगा, नहीं होगा। इंग्लिश की बुक भी लेके बैठ जाओगे, एग्जाम क्रैक नहीं होगी। यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई देम। नेक्स्ट वोकैब करना है, वोकैब के ऊपर ध्यान रखना है, वर्ड पावर मेड इजी बेस्ट बुक है, तो उसको समझ लो, बहुत हो गया। देखो गाइस, यहाँ पे वर्ड पावर मेड इजी भी ऐसा नहीं है कि वहां पे वोकैब सब कुछ कवर हो जाता है, आपको सब कुछ बाहर करना होता है, नहीं, दिस इज ऑल्सो टेक्निकल बुक, यहाँ पे टेक्निक सिखाई जाती है। वर्ड पावर मेड इजी इज ऑल अबाउट टेक्निक्स, तो टेक्निक समझनी होगी, वर्ड को भी आपको सेंटेंस की तरह समझना होगा, तब जाके आप वहां पे वोकैब को सॉल्व कर पाओगे। अगर वोकैब को सॉल्व करना है तो वर्ड पावर मेड इजी को समझना जरूरी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंप्लीट वोकैब कवर हो जाएगा, बट यस, वोकैब सॉल्व करने में आप 100% एबल हो जाओगे, ये गारंटी है। और अगर आप वर्ड पावर मेड इजी पढ़ना भी चाहते हो तो देखो गाइस, यहां पर अगर मैन्युअल के स्टूडेंट हो तो सब लोगों के लिए डैशबोर्ड पे एक्सेस अवेलेबल है, 47 सेशंस है, जाके वीडियोस को देख लो, समझ लो, एंड क्लासरूम में और लाइव सेक्शन में तो वो होता ही है, तो वहां पे टेक्निक समझाई जाती है कि आपको अप्लाई कैसे करनी है। एंड अगर आप मैन्युअल के स्टूडेंट नहीं हो तो सिंपली ज्वाइन अस एंड
ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, लुक वॉच दैट वीडियोस एंड लर्न करो, सीखो और एग्जाम को क्रैक करो। देन मूविंग अहेड, स्ट्रेटेजीज। देखो गाइस यहां पे स्ट्रेटेजी बनाना इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज आपका जो पेपर पैटर्न है ना वो कंप्लीटली एक साथ मर्ज हुआ है, 75 क्वेश्चंस है। अब आपकी स्ट्रेटेजी होगी वो कंप्लीटली अलग होगी, तो यहां पे आपको ध्यान देना होगा, अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटेजी बिल्डअप करनी होगी, अपने क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना होगा, मुझे कितना टाइम लग रहा है, मैं कितनी एक्यूरेट हूं या नहीं हूं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। देन रेगुलरली आपको रिव्यू रखना होगा, रिवीजन कंपल्शन है गाइस, रिवीजन के पीछे आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज रिवीजन, देखो रिवीजन भी ऐसा नहीं होगा यहां पर कि मैंने आज पढ़ा, कल पढ़ा, फिर 2 दिन से ब्रेक लिया, फिर वापस से पढ़ा, नहीं हो सकता। आपको हर एक सब्जेक्ट पे थोड़ा बहुत तो रिवीजन रखना होगा, कंसिस्टेंसी रखनी होगी इन रिवीजन ऑल्सो। मूविंग अहेड, लर्न फ्रॉम प्रीवियस मिस्टेक्स। देखो अभी मैंने गलती की, मैंने मॉक टेस्ट में गलती की, मैंने लेक्चर्स में गलती की, दैट्स ओके, लेकिन अगर एग्जाम में गलती करोगे कुछ नहीं हो पाएगा। एग्जाम में एक बार गलती हो गई वो रिवर्ट नहीं होती। तो सिंपल है गाइस, यहां पे जितनी गलतियां करनी है करो, लेकिन उनसे सीखने के बाद आपको एग्जाम में जाके गलती नहीं करनी है। दैट मींस यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस मिस्टेक्स और उससे आपको इंप्रूवमेंट करनी है। जस्ट मिस्टेक की, वो भूल गए तो कोई मतलब नहीं बनेगा, आपकी प्रिपरेशन फेल हो जाएगी, आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम क्रैक करनी है तो अपनी मिस्टेक से ही सीखो, रैशनैलिटी अवेलेबल है आपके पास तो उसको यूज करो, रैशनल रहो, रैशनैलिटी थिंकिंग रखो, ज्यादा इजी होगा आपको सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देन आपके लिए यहां पर एक छोटा सा प्लान मैं बोल सकता हूं, बट इट इज ऑफ प्रिपरेशन प्लान, इट इज नॉट ऑफ काइंड ऑफ, ऐसा नहीं है कि मैं ये स्टडी प्लान दे रहा हूं कि डे टू डे आपको क्या करना है, इट इज ऑफ प्रिपरेशन प्लान। देखो प्रिपरेशन प्लान क्या है, बेसिक है। स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 इज हाउ नो अबाउट द एग्जाम, एग्जाम को समझ लो बस, एग्जाम पैटर्न क्या है। अब एग्जाम पैटर्न में भी स्पेसिफिक बात क्या करूंगा कि बाबा क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे मैंने अप्रॉक्स ही बताया कि 11 में कितना होता है, 18 to 20 होता है, तो वो अप्रॉक्सीमेशन है, तो उसके ऊपर एक थोड़ा सा फोकस रखो, 25 को एवरेज पकड़ लो, उसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। देन आपको क्या करना है, मार्किंग स्कीम, जैसे मैंने अभी बताया कि 4 मार्क्स आपको अवेलेबल है, -1 हो रहा है, तो आपकी लॉस कितनी हो सकती है अगर आप गलती करोगे, वो काउंट कर लो। अगर लॉस काउंट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आपको पता होगा आप कहां गलती करनी है और नहीं करनी है। देन वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, सबके ऊपर फोकस रखना होगा, और फोकस रखने के लिए रीड एंड प्रैक्टिस 2 ही मेथड अवेलेबल है आपके पास, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या करनी होगी, आपको स्टडी प्लान करना होगा। ये डे टू डे हो सकता है, ये वीकली हो सकता है, आपके अकॉर्डिंगली आपको नेचर ऑफ दी सिचुएशन को समझ के आपको प्लान रखना होगा, उस अकॉर्डिंगली आपको स्टडी करनी होगी। देन यहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान रखना होगा, बिकॉज ऑफ आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, 75 क्वेश्चंस में लॉट ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडेड है, तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उनको कैसे फोकस करना है, एंड फॉर दैट रीजन आपको एनालिसिस भी रखनी होगी, एनालिसिस के वीडियोस भी देखने होंगे। देन ब्रेक डाउन योर स्टडीज प्लान। अब क्या करना है, कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म स्टडी प्लान होता है, नहीं समझ में आता कहां शुरू करना है कहां खत्म करना है, उनको छोटे छोटे ब्रेकअप्स में करो। वीकली नहीं हो पा रहा है, डे टू डे करो, डे टू डे नहीं हो पा रहा है, आर्ली बेसिस पे स्टडी करो, बिजी हो वहां पर भी स्टडी प्लान अप्लाई करो। ऐसा मत बोलो कि टाइम नहीं है, टाइम मिलेगा, आपको निकालना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू क्रैक द एग्जाम, कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर पाएगा। देन आपको मॉक को प्रैक्टिस करना होगा। देखो स्टडी प्लान कर लिया, प्रिपरेशन कर लिया, प्रिपरेशन करने के बाद आपको अश्योरिटी होनी चाहिए कि मेरा प्रिपरेशन 100% करेक्ट है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, मॉक देनी पड़ेगी। मॉक कहां से दोगे, अगर अवेलेबल है तो मॉक दो, अदरवाइज नहीं है ज्वाइन मैनुअल एजुकेशन के वेबसाइट पे जाओ, वहां पर भी आपको मॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे, वहां से भी सॉल्व करो। एंड अगर एडमिशन लेते हो देन तो बल्ले बल्ले, मतलब यहां पे तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी और मॉक भी हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर अगर देखो मॉक भी सॉल्व कर रहे हो तो मॉक में भी क्या है कि आपको समझना होगा वहां पे मिस्टेक्स क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं है मॉक मैंने आज सॉल्व किया, मिस्टेक में कल भूल गया और परसों वही गलती कर रहा हूं, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। आपको क्या करना होगा, मॉक प्रैक्टिस करो, गलती देखो, गलती को नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करो। नेक्स्ट आप टाइम टेबल। अब ये टाइम टेबल का मतलब क्या होता है कि आपको जब आप क्वेश्चन, जैसे प्रिपरेशन हो गया, मॉक टेस्ट सॉल्व कर ली, अब जो टाइम टेबल बनेगा ना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा कि मैं क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व करूंगा। आपके 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन इन आई थिंक 105 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं। तो अगर ये आपको करना हो तो आप किस तरीके से करोगे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 105 मिनट्स फॉर 75 क्वेश्चंस है, तो आपको अकॉर्डिंगली प्लान भी करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को आपको टाइम भी देना होगा। देन रिवीजन गाइस, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे तो मतलब ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, रिवीजन तो करना होगा, बिकॉज मेमोरी हमारी ऐसी है कि हम अगर रिवाइज ना करें तो जो भी आपने पढ़ा हुआ है सब ब्लर हो जाएगा। तो आपको रिवीजन रखना होगा, रिवीजन रखोगे तभी आपका जो सेट ऑफ पिक्चर है जो आपके माइंड में फर्स्ट डे पे था वही लास्ट डे तक बना रहेगा और आप एग्जाम में जाके अच्छा खासा परफॉर्म कर पाओगे और अच्छे खासे मार्क्स भी मिलेंगे। देन कट ऑफ मिलेगा तो एडमिशन भी मिलेगा, राइट।
नेक्स्ट, अब यहां पर हम लोगों ने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ली कि स्ट्रेटेजी वाइज आपको क्या स्टडी करनी है। नाउ लुक एट दी क्वेश्चंस, क्या टाइप ऑफ दी क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहां पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोला हुआ है, डोंट टेक इट लाइक दिस कि यही क्वेश्चन आएंगे। यहां पे टाइप ऑफ द क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। टाइप ऑफ द क्वेश्चन मतलब देखो यहां पर कैसे पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स पूछा हुआ है, वो भी ग्रामेटिकली प्रीपोजिशनल वाला पूछा हुआ है। अब इसमें भी उन्होंने क्या किया, मैच द फॉलोइंग पूछ लिया, मतलब एक ही क्वेश्चन में करीबन 4 फिलअप पूछ लिए, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उस तरीके से भी आंसर करना आना चाहिए। यहां पे एलिमिनेशन कैसे करने हैं, मुझे कहां फोकस करना है, वो जरूरी है। देखो यहां पर पूछा क्या, प्रीपोजिशन पूछा है। अभी मैं यहां पे एक हाथ सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो द लाइट स्विच इज डैश द डोर। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि इसको समझना कैसे, द लाइट स्विच इज डैश द डोर कैसे समझ में आएगा, आपको समझना पड़ेगा कि इसका सेंस क्या है। होना चाहिए बाय द डोर। बाय द डोर मतलब डोर के ही, बाय द डोर मतलब डोर के ही आसपास है, डोर के पीछे हो सकता है, डोर के आजू बाजू में हो सकता है, तो वहां पे क्या है, डोर के आजू बाजू में है, तो वो आपको पता होना चाहिए। नियर बाय द डोर हो सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या बोलोगे, यहां पे देखो शी लिव्स ब्रेड एंड एग्स। अब यहां पे बीच में क्या डालोगे, अगर आपको एलिमिनेशन लगाना है तो सिंपली समझ लो ना, यहां पे ऑन दिया हुआ है, इन तो होगा नहीं, अगेंस्ट भी होगा नहीं, बाय भी होगा नहीं। बाय आपको लगता है लेकिन होगा नहीं, बिकॉज खुद ब्रेड एंड एग्स जाके उसके पास आएंगे नहीं, उसको तो परचेस करने होंगे ना, तो वो बाय हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज बाय टॉक्स अबाउट डिस्क्रिशन हम लगा नहीं सकते, तो सिंपल यहां पे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब मैं जो बोल रहा हूं वो सारी टेक्निक्स है, वो आपको सीखने के लिए लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे। लेक्चर अटेंड करने टू जॉइन अस। सो यहां पे आंसर क्या बन जाएगा गाइस, सिंपल ऑप्शन 2 वुड बी योर करेक्ट आंसर, बिकॉज ए के लिए 3rd है, बी के लिए 4th है, एंड दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर। Now moving ahead to the next one, यहाँ पे देखो यहाँ पे फिलअप पूछा गया। फिलअप भी ये लोग बहुत ही मतलब ग्रामेटिकल पूछ लेते हैं, तो देखो फ्रेजल वर्ब पूछे गए, तो यहाँ पे फ्रेज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो फ्रेज के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। अब फ्रेज सिर्फ फ्रेज ऐसी नहीं होती कि फ्रेजल वर्ब होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होती है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी होती है, वर्बल फ्रेज भी होती है, तो आपको सारी फ्रेज पे थोड़ा थोड़ा फोकस करना होगा, ग्रामर को समझना होगा। नाउ he is dash against after his accident। अब क्या बोलोगे, he is dash again after his accident। if you don't know the meaning and if you don't understand how to solve them, अब कैसे आंसर करोगे, तो सिंपल है, यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, getting about। नेक्स्ट, while of the following options correctly explain the underlying idiom। यहाँ पे आपको idiom पूछा गया। अब देखो जिसको समझ में नहीं आता वो पर्सन क्या कर सकता है, यहाँ पे सेंटेंस को रीड करे, कंटेक्स्ट को समझ ले और यहां पे आंसर करे, या फिर आप टेक्निक अप्लाई कर लो। टेक्निक क्या करना है, सिंपली इमेजिन द सिचुएशन। आप कैसे इमेजिन करोगे, इस सिचुएशन को लिटरल इमेजिन नहीं करना है, इस सिचुएशन को ऐसे इमेजिन करना है कि आपको उसके कॉज एंड इफेक्ट के बारे में पता चले, रिलेशन पता चले कि इसमें इफेक्ट क्या आ रहा है। जो इफेक्ट आपको दिखाई देगा वो आपका आंसर हो जाएगा। टू पुट आवर हैंड टू प्लॉ मतलब क्या, टू पुट और हैंड टू प्लॉग मतलब कहीं ना कहीं आप डिफिकल्ट काम कर रहे हो, हैवी टास्क कर रहे हो। अब ये हैवी टास्क ही आपका आंसर है, तो मतलब क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टास्क। टेक्निकल वर्क तो होगा नहीं, राइट, टेक्निकल वर्क होगा नहीं, बिकॉज हैंड टू प्लॉग मतलब क्या हो गया, ये तो डिफिकल्ट टास्क ही हो गया, हैवी टास्क हो गया। सो 4th वन वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ पोजीशन रिक्वायरिंग लिटिल और नो वर्क। यहां पे पूछा क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है गाइस, लोग पूछते हैं ट्रिक है, सर ट्रिक बता दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। कोई ट्रिक नहीं है गाइस, it's just a revision, it's just a reading। simple answer would be honorary। next, यहां पर देखो, यहां पे पैराजुमल पूछा गया है, rearrange the following sentence to make a meaningful paragraph। now this paragraph is like a, ये moderate level का पैराग्राफ है गाइस, मॉडरेट लेवल पे ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो इसको रीड करना कंपल्शन बन जाएगा एक टाइम के बाद। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आपको ये रीड करने के लिए ही करीबन 3 से 5 मिनट्स निकल जाएंगे, फिर वहां से रीअरेंजमेंट करना इट्स ऑलमोस्ट लाइक लग गया आपको 7 to 8 मिनट्स तो लग गए इसको सॉल्व करने के लिए, समझ में आने तक आपका टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे प्रैक्टिस। नाउ अभी इसका आंसर क्या होगा गाइस, सिंपल है। यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, देखो अब यहाँ पे समझना कैसे, मुझे ना यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल हिंट देता हूँ, एक छोटी सी हिंट देता हूँ। देखो जब भी हमें पैराजंबल सॉल्व करना होता है ना, ग्रामर का वे हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि ग्रामर में क्या होता है, नाउन होता है, एक प्रोनाउन होता है। अब ध्यान से अगर इंफॉर्मेशन को रीड करो, सो यू विल फाइंड दैट कि कहीं ना कहीं एक टॉपिक है, एक मेन आइडिया है, एक कंसेप्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है। अब वो कंसेप्ट आपको फाइंड आउट करनी होगी यहां पर, अमंग दिस 5 सेंटेंसेस। अगर आप ध्यान से रीड करो और ऑप्शन बी को देखो तो यहां पे सुंदरबन स्पैन्स बोला हुआ है। अब ये सुंदरबन क्या है, ये एक तरीके से फॉरेस्ट एरिया है, राइट। इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है और यही मेन पॉइंट है, राइट। इसके बारे में ही डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। अगर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, दैट मींस दिस वुड बी योर फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि यही आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन है। क्यों, क्योंकि यहीं पे नाउन भी आपको मिलेगा और जो सबसे प्रॉपर होगा
जो सबसे प्रॉपर होगा, देन उसके बाद जो होंगी जनरल हो सकते हैं नाउन, या फिर इस प्रॉपर के लिए प्रोनाउन यूज किया गया होगा, वो आपको समझना होगा। सो अकॉर्डिंगली आप यहां पे ग्रामर भी अप्लाई कर सकते हो टू आंसर द पैराजंबल, ठीक है। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि बी इज द फर्स्ट, यू कैन एलिमिनेट 1 and 3, सिंपली सेकंड एंड फोर्थ रिमेंस हियर। अब यहां पर क्या करोगे, अब सिंपली आपके पास क्या बचा, अब आपको आंसर करने के लिए क्या बचा हुआ है, दो ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस में से एक तो लास्ट सेंटेंस देख लो या एक तो सेकंड कनेक्टेड देखना। सेकंड कनेक्टेड देख लिया तो समझ में आता है कि यहां पर जो आपका आंसर बनेगा दैट वुड बी फोर्थ वन, बिकॉज यहां पर बी के लिए जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है वो डी में है, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट कि ये कितना बड़ा है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटिन्यूअस मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखो मैंने अभी बोला था ना, यहां पे आ गया कॉमन नाउन, जनरल कॉमन नाउन आ गया, बिकॉज ये प्रॉपर है तो प्रॉपर के बाद जो इसके डिस्क्राइब करेगा वो कॉमन नाउन होगा, और इसने बोल दिया यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सो दिस वुड कनेक्ट बी, सो ऑप्शन 4 वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स करेक्टली। ये कुछ नहीं है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट की तरह ही है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोल सकते हो इसको एक तरीके से, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोल सकते हो, काइंड ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। आपको पहले तो देखना होगा कि करेक्ट है कि नहीं। अब देखो यहां पे क्यों देखना है वो भी समझाता हूं। अगर यहां पे फिफ्थ ऑप्शन आपके पास नो करेक्शन या नो इंप्रूवमेंट होता तो आपको देखना कंपल्शन हो जाता, लेकिन यहां पे है ही नहीं ना, वो ऑप्शन ही नहीं है, तो मतलब यहां पे देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि यहां पे गलती हो सकती है, तो यहां पे आपको चेक करना होगा। अब आप चेक कैसे करोगे, देखो यहां पे क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स इन द टाउन दे सपोर्टेड, ऐसा लिखा हुआ है। नाउ यू कैन सी दैट कि आगे सेंटेंस जो लिखा है वो स्ट्राइकिंग एम्प्लॉइज ऑफ द मार्केट लिखा हुआ है। शॉपकीपर्स और ये स्ट्राइक, इनका कुछ रिलेशन ही नहीं बनता, दैट मींस ये तो गलत ही हो गया ना, इट्स नॉट रिलेटेड होना चाहिए, कंटेक्स्ट के रिलेटेड होना चाहिए। और नीचे ऑप्शंस में देखोगे तो शॉपकीपर कहीं पे भी नहीं है, दैट मींस पॉलिटिशियंस वुड बी योर करेक्ट आंसर, दैट यू नो, राइट। तो अब यहां से एलिमिनेशन टेक्निक शुरू हो जाती है, और जैसे ही एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करोगे यू वुड फाइंड दैट कि फर्स्ट वुड बी योर करेक्ट आंसर, सिंपल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तो एलिमिनेट हो गया, राइट। सो नाउ यहां पे देखो अगेन मैच द फॉलोइंग, मैंने कहा था ना मैच द फॉलोइंग इनका बहुत फेवरेट बन चुका है। मैच द फॉलोइंग में बहुत ज्यादा ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ऐड किए जा रहे हैं। यहां पे भी उन्होंने क्या पूछा है, देयर मीनिंग इन द लिस्ट, इट्स नथिंग बट द सिनोनिम्स ही पूछे है, लेकिन सिनोनिम्स को पूछा कैसे है, सिंपली दे आर यूजिंग द मैच द फॉलोइंग, मतलब यहां पे एक के जगह पे 4 को आंसर करना है, बट यहां पे 4 को आंसर करोगे क्या, नहीं करोगे, कोई भी एक ऑप्शन फाइंड आउट कर लो जो आप कंटेक्चुअली या लिटरली आंसर कर पाओ। अगर आप ऑप्शन सी को देखोगे तो ऑप्शन सी कनेक्ट विद, कहां कनेक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड, देखो कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है फॉर शॉर्ट। अगर ये भी नहीं कनेक्ट हो पा रहा है तो कंसेप्शन को कनेक्ट कर लो नोशन से, सिंपल, ये तो कनेक्ट हो पाएगा, दैट मींस D2 हो गया। अब D2 कहां मिलेगा, देखो D2 यहां मिला, राइट, अगर D2 यहां मिला तो सेकंड वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर यहां पे ध्यान दोगे तो क्या मिलेगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सिलेक्ट द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। अगर यहां पे करेक्टली स्पेल्ड बोला है, पहली बात स्पेलिंग में कोई ट्रिक नहीं होती, स्पेलिंग में कोई ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाओगे। स्पेलिंग को अगर आंसर करना है तो आपका ऑब्जर्वेशन, आपकी रीडिंग मस्ट है, मतलब यहां पे कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचता। अगर यहां पे आपको पता हो कि कैमरा डराई का मीनिंग क्या होता है, कैमरा डराई आपने रीड किया हो, कहीं आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा हो, तो ही आप यहां पे आंसर कर पाओगे, आंसर सेकंड वुड बी योर करेक्ट आंसर। अब यहां पे ये इसका मतलब होता है, ये ग्रुप ऑफ मिलिट्री होती है ना, ग्रुप ऑफ मिलिट्री होती है एक तरीके से, मतलब यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप होता है, पर्टिकुलर ग्रुप होता है, जिस ग्रुप को या जिस यूनिट को, मिलिट्री के उस यूनिट को क्या कहा जाता है, कैमरेडर है। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जाम ऑफ CUET PG एंड COQP 11 एंड 12। एक तरीके से ओवरव्यू है, दोनों भी एग्जाम के लिए ये ओवरव्यू था कि किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे आपको मिलेंगे और किस डिफिकल्टी लेवल पे आपको प्रिपरेशन करनी होगी, किस डिफिकल्ट लेवल के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना। प्रिपरेशन की मैंने अभी आपको आइडिया दे दी कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, अप्रोच कहाँ रखना है, तो उसके रिगार्डिंग आपको जो है कंसिस्टेंट रहना है, रीडिंग करनी है एंड प्रिपरेशन करनी है। और अगर प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपल विजिट टू मैन्युअल एजुकेशन। यहाँ पर आपको वसई ब्रांच, दादर, अंधेरी, ठाणे, बोरीवली, अगर आप मुंबई बेस्ड हो तो यहाँ पे विजिट करो एंड जस्ट जॉइन अस, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं हो तो सिंपली क्या करोगे, कॉल करो 8828581455 एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस ऑन अ लाइव क्लासेस। सिंपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट इन द नेक्स्ट सेशन।